बैटिंग उनकी बॉलिंग में इतनी बेकार थी कि वो बंदा आसानी से अपनी सेंचुरी बना के चला गया। देखिए बॉलिंग में भी जो एक रिदम पाकिस्तान का था वो अब नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें आप शुरू के 10 ओवर में 3 से 4 विकेटें जो गिराते थे। ओवरऑल दिल टूट गया, काफी तवक्कुआत थी सारी, मतलब अब वेयर जस्ट लेट डाउन। आई थिंक टीम में काफी चेंजेस आने चाहिए। आई थिंक जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको बस अब बैक लैग में डाल देना चाहिए। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। थोड़ा मेरिट पे सिलेक्शन हो और लोग जो डिजर्व करते हैं उनको टीम में होना चाहिए। हार्ड वर्किंग करें ना आप लोग, आप मुझे एटलीस्ट दिखे तो हमें सही। उसके बाद हमारी सिलेक्शन की तो क्या ही बात है, एक स्पिनर के साथ हम खेल रहे हैं। बाकी इंडिया को देख ले, इंडिया की कैसी स्पिनर, 3 स्पिनर्स के साथ आए हैं वो, और इनके स्पिनर्स ने सारी विकेट्स लिए। मेन ना सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग, पूरी मैनेजमेंट, सब कुछ क्रिकेट टीम को चेंज करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफी जारी है, मगर पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की रंगीनियां मान पड़ गई हैं। शायकीन क्रिकेट का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पीसीबी और कौमी टीम को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। साबिक प्लेयर्स भी टीम की कारकर्दगी पर मायूस नजर आए। पीसीबी और कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और लेज़र सर्जरी का मुतालबा हो रहा है। मोहसिन नकवी ने जब से पीसीबी में चेयरमैन का ओहदा संभाला तब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप समेत 3 मेगा इवेंट में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और नाकिस कारकर्दगी पर कौमी टीम को इवेंट्स के इब्तदाई राउंड में ही बाहर होना पड़ा। इस बार मोहसिन नकवी साहब ने स्टेडियम की तैयारी पर भरपूर तवज्जो दी, आलमी म्यार के स्टेडियम तैयार किए, चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनकाद कराया। मगर अफसोस की बात यह है कि कौमी टीम पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। कौमी टीम की सिलेक्शन पर एतराज़ात भी उठाए गए, टीम में तब्दीलियों से मुतल्लिक तजवीज़ भी दी गई, मगर चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी की हरदर्मी बरकरार रही और टीम पर तनकीद करने की बजाय उसे सपोर्ट करने का मशवरा दिया जाता रहा, जिसका नतीजा आज हम सब के सामने है। पाकिस्तान की शिकस्त पर बानी पीटीआई ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया है। अलीमा खान ने डियाला जेल में मुलाकात के बाद ये बताया कि बानी पीटीआई शदीद गुस्से में है और वो ये कह रहे हैं कि जब सिफारशी लोगों को ओहदों पर बिठाया जाएगा तो वो क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीसीबी से इस्तीफे का मुतालबा किया है और ये कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत हॉकी की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को भी तबाह किया जाए। मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। अयाज साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये भी अब जितना भी कहा जाए कि ये सिफारशी हैं, इसको ख़राब किया जा रहा है हॉकी की तरह, लेकिन जो एक हकीकत है वो ये है कि इस दफ़ा जो टीम की परफॉर्मेंस थी उसने बहुत बुरी तरह से मायूस किया शायकीन क्रिकेट को। सर्जरी की बात खुद मोहसिन नकवी साहब ने भी की, एक बार फिर सर्जरी की आवाज़ें उठने लगी हैं। आपके ख्याल में एतराज़ात तो बहुत हुए सिलेक्शन पर, मैनेजमेंट पर, कौमी टीम के हवाले से, सर्जरी होनी किसकी चाहिए, मैनेजमेंट की या कौमी टीम की, या जिस तरह से इस्तीफे की भी बात हो रही है तो फिर क्या वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए ये सर्जरी मोहसिन नकवी साहब से शुरू होकर पूरी मैनेजमेंट की होने वाली है। चले हम तो क्रिकेटर नहीं है ना, हमें भी नज़र आ रहा था जो पहले दिन से मैं भी ये बात कर रहा था कि आपकी टीम बैलेंस नहीं है, आपने कैसे उतार दी। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि ये तीसरा मेगा इवेंट है जिसमें मोहसिन नकवी साहब के दौर में कौमी क्रिकेट टीम मैदान में उतरी और पहले राउंड में फारिग हो गई। हमने ये एजाज़ भी पहली दफ़ा हासिल किया कि अमेरिका के साथ पहली दफ़ा मैच हुआ और वो भी हम हार गए। ये इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। हार जीत खेल का बिल्कुल हिस्सा है, ये हम सब मानते हैं। ज़ाहिर है 2 टीमें जब लड़ रही होती हैं तो किसी एक ने जीतना होता है, लेकिन उसमें एक स्पिरिट नज़र आ रही होती है, एक मुकाबला नज़र आ रहा होता है। फिर जब आप हारते हैं तो फिर कहते हैं कि यार ठीक है, बड़ी कोशिश की हमारी टीम ने। अब ये जो टीम सेलेक्ट कर, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसमें जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनकी कितनी से थी। अगर नहीं थी तब भी रिजवान को तो फौरी तौर पे जाना चाहिए, उनको तो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपके पास रेगुलर स्पिनर 2 नहीं है और खेल आप इन कंडीशंस में रहे हैं जहां स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही हम किस दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। 90s की क्रिकेट गालिबन खेल रहे हैं कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं और आपके मुकाबले में इंडियन क्रिकेट टीम 6 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में आई है। अभी आप बड़ा अच्छा जा रहे थे, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया,
जब उसको साउथ अफ्रीका में वनडेज में हरा के आप आ रहे थे, टेस्ट को छोड़ दें वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था उसको तोड़ दिया। आकिब जावेद साहब, अब सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि जिस दिन से फॉर्म 47 इस मुल्क में राइज हुआ है ना, वो हर बंदा ये समझना शुरू हो गया कि यार कोई तनकीद करता रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आकिब जावेद की एक दिन की पहली मीडिया टॉक आपको याद होगी जो दुबई में उन्होंने की थी इस मैच से पहले, और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था जी हार जीत आपका मसला है, ये शायकीन का मसला है, ये प्रोफेशन है इनका, ये खेलेंगे। आपने दूसरा रेगुलर स्पिनर नहीं डाला टीम में, इसका जवाब कौन देगा? पुराने प्लेयर्स को, जो टेस्ट प्लेयर हैं उनको लाके आपने ओडीआई में डाल दिया, जो ओडीआई में परफॉर्म कर रहे थे उनको आपने बाहर बिठा दिया। मुझे नहीं समझ आ रही है, वो थे अपना, वो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे। मतलब आज के दौर में मैं कम से कम तसव्वुर नहीं कर सकता कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के बगैर कोई टीम ओडीआई में या T20 में मैदान में उतरेगी। इंडिया ने 3 खिलाए लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने देखा रिजल्ट उसका देख लिया। भले फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हो, फिर क्या होता है, हमारी टीम को आज तक ये बताया ही नहीं गया कि भाई आपने शेल में नहीं जाना होता। मुझे याद है पाकिस्तान इंडिया मैच जब हो रहा था तो जब रोहित शर्मा आउट हुए, शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया, उसके बाद नेक्स्ट ओवर, क्योंकि लास्ट बॉल पे आउट हुए थे, शुभमन गिल ने 5 बॉलें रोक के खेली, 6ठी पे सिंगल ली, और उसके नेक्स्ट ओवर में शाहीन शाह अफरीदी जिसने उनके ओपनिंग पार्टनर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा था, उनको धो दिया, 3-4 चौके मार दिए। मतलब ये होती है क्रिकेट, आपने एहतियात करनी है ना, आप 1 ओवर के लिए करते हैं, यहां 10 ओवर, उसके बाद समझ ही नहीं आती इनको हमने क्या करना है। फिर टीम की सिलेक्शन में हम पहले दिन से बात कर रहे थे, आपने स्पिनर वो ओपनर्स रख लिए, 2 ओपनर्स रखे प्रैक्टिकली आपने, बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया जबरदस्ती। अच्छा, एक ओपनर आपका अनफिट हो गया, फखर जमान। उसके बाद आपका जो ओपनर मौजूद था, जो बेंच पे बैठा हुआ था, उस्मान खान, जब वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको खिलाया जा सकता, तो उसको टीम में क्यों डाला था? इसका जवाब कौन देगा? फिर आपको इमामुल हक को लाना पड़ा, चलें ठीक है आप ले आए, इमामुल हक पहली टीम में क्यों नहीं था? उसको होना चाहिए था, इमाम और फखर को ओपन करना चाहिए था। जब उनमें से एक अनफिट होता तो उस्मान और दूसरे से करा लेते जो फिट था। बाबर को आप ओपन क्यों करा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है कि हम, मुझे याद है मोहसिन नकवी ने भी कहा था ये उससे पहले कि जी वो चूंकि तनकीद बहुत ज्यादा हुई थी तो गौर करेंगे चेंजेस पे, लेकिन आकिब जावेद ने फ्लैटली कह दिया कि नो, हम चेंज नहीं करेंगे, यही टीम है, बेहतरीन टीम है, हमने जो मैदान में उतार दी है और उसका रिजल्ट ये है। मतलब ये आज इंडियन मीडिया देख के, उनके लोगों की तनकीद देख के, मतलब यकीन करें इतना डिप्रेशन हो रहा है। लड़के हारने से कुछ नहीं होता, वो दुश्मन भी आपको इज्जत दे रहा होता है कि यार नहीं बड़ी फाइट हुई है। आप दोनों मैचों में न्यूजीलैंड से 60 रन से हार गए, इनसे आप इतनी बुरी तरह हार गए। ये रिजल्ट अगर आने हैं तो खुदा के लिए, बहरहाल मोहसिन नकवी साहब चूंकि बहुत मजबूत आदमी है, वो लोग शायद इसलिए भी डरते हैं कि चेयरमैन पीसीबी पे तनकीद की तो कहीं वजीर दाखिला हरकत में ना आ जाए, क्योंकि एफआई और बाकी महकमे भी, पुलिस सब उनके पास है। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को खुद मेहरबानी कर देनी चाहिए। पहले मैं समझता था कि उनको वजारत दाखिला छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट का हॉल किया है, मेरा ख्याल है उनको बेहतर ये है कि वो क्रिकेट छोड़ दें, वजारत दाखिला ले लें। यार 4 वजारतें शबाशी सब इनको और दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मतलब क्रिकेट की ये बर्बादी कम से कम मेरे जैसे क्रिकेट लवर से बर्दाश्त नहीं होती। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैनेजमेंट की? ये जिस तरह से आप बात हो रही है, मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद हो रही है, क्या वाकई ये उनको सर्जरी की फिर ज़रूरत वहाँ से शुरू होती है? क्योंकि उन्होंने खुद भी ये सजेस्ट किया था कि सर्जरी की ज़रूरत है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो अयाज साहब ने चूँकि ओपनिंग कर दिया है, तो लिहाजा क्या मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन बेचते हैं, तो अब हम ज़रा सर्जरी अपनी शुरू कर देते हैं ना कि भाई
हम तो साथ हैं अपनी टीम के, लेकिन टीम किसके साथ है? अब मसला ये बन गया हमारे लिए कि हमें तो प्यार है अपनी टीम से, लेकिन वो किसके साथ है? चले पैसे कमाने हैं भाई, पैसे खेल के कमा लो। वो किसी ने कहा जी जुआ, उन्होंने कहा इन पे तो जुआ भी नहीं लग सकता, ये वो टीम है कि कोई किसी काबिल होगा तो जुआ लगेगा ना। वो एक हमारे स्टार होते थे, वो कहते थे जुए में पैसे जीत के मैंने अपने कर्जे भी उतारे थे। आपको याद है इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सिस्टम बदल के किया था, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं पूरे सिस्टम को तबाह किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आज जाहिर है मोहसिन नकवी बिल्कुल फायर पे हैं, उनको होना भी चाहिए और उनको इस हिम्मत और अजमत का मुजाहरा करना चाहिए कि जनाब मेरे तमाम तजर्बे नाकाम हुए, ये टीम ये क्रिकेट मैं नहीं चला सकता, मुझे अपना काम करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि उनकी हैबत के नतीजे में आप लोगों ने ना तो सईद अनवर जैसा कोई अच्छा ओपनर ढूंढा, ना आपके पास आप बाबर आजम को नंबर 3 पे क्यों नहीं ले गए, आप मिडिल ऑर्डर जो हैं वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड क्यों नहीं ला रहे, आपके पास वकार यूनस, वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर क्यों नहीं है जो टेक्निक के साथ आते हो। जोर लगा के तो शाहिनशाह की तरह हर बंदा मुझे भेज दे, मार खा के आ जाऊंगा, जोर लगाई जाओ, फेंकी जाओ बालें। अगले ऐसा कुटते हैं कि मतलब तसल्ली करके रख दी है, धोनी बना के हमारी रख दी उन्होंने। क्या कहें अब हम अपने खिलाड़ियों की इज्जत से वापसी की दुआएं मांगने लग गए मैच स्टार्ट होते ही कि भाई पता नहीं इन 11 के साथ क्या होगा। वो फ्रांस में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस वक्त मैसेज भेजा, मैंने ट्वीट भी किया कि या अल्लाह इन 11 की हिफाजत करना। मतलब ये कोई बात है? आपने खिलवाड़ किया जज्बात के साथ। लाहौर में कितना फैंटास्टिक लोगों ने इस्तकबाल किया लोगों का कि पाकिस्तान की टीम नहीं थी, लेकिन बेमिसाल मतलब कराची के दाग धो दिए जिस तरीके से क्रिकेट लवर्स आए। लेकिन जिस तरह हमारी क्रिकेट ने अपने लवर्स के साथ किया, उसके नतीजे में सारे लोग खुश हो गए। पैसे दे के टिकट खरीदे हुए लोग नहीं आ रहे, क्यों आए? जो कुछ किया है हमने। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कल आ जाएंगे, उनको चाहिए इसके ऊपर, चूंकि जिस तरह इमरान खान ने एक फैसला किया था इस तरह खुद भी फैसला करें जिस तरह मर्जी। लेकिन अब इस मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अज़कारे रफ्ता लोग सारे लग रहे हैं। ये टीम अगर ना भी खेले 1 साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पैसे पूसे बन गए हैं, गेट मनी आपके पास टिका के आ जानी है। आप लड़के तैयार करें हर टीम के अलग अलग, चाहे वो वनडे हो, वो T20 हो और टेस्ट मैच हो। देखें आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल नहीं बना सकते। यहाँ पे आबादी देखें कितनी है, कितनी आप टीमें डोमेस्टिक उससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो नजम सेठी ने शुरू किया काम, उसको मजीद आगे ले जाने की जरूरत है, सिस्टमाइज करने की जरूरत है। आप जुए को निकालें, सर्जरी करें और लोगों को मेरिट की बुनियाद पे, और मेरिट ही असल चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को फैसला करना चाहिए कि उनके साथ हाथ हुआ, उनके साथ किसने किया, क्योंकि जिम्मेदार तो वो हैं। चाहे वो आकिब जावेद को आप जिम्मेदार ठहराएं, जिसको भी लाना था, लेकिन हमारे पास मायानाज फास्ट बॉलर हैं जिनको आप फास्ट बॉलिंग का कोच बनाएं, इंटरनेशनल बाहर से कोच लाएं बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिलिट्री एकेडमी में हर दौर में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन इनकी ट्रेनिंग खाल उतार देने वाली होनी चाहिए। जैसे बचपन में माँ बाप कहते हैं ना कि हमें बच्चे का रिजल्ट चाहिए, वो टीचर के हवाले करते हैं, तो हमारी टीम के साथ भी यही कुछ होना चाहिए। सही जी। नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान टीम के पास कि 96 के आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा था। दुनिया की 6 बड़ी टीमें जो है वो पाकिस्तान में उतरी हुई थी। आपके पास जो है इतने बड़े बड़े कमेंटेटर और एनालिस्ट जो है वो बैठे हुए थे। आपने स्टेडियम बना दिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा था। यानी इतनी 25, 26, 29 सालों के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा था। तो पाकिस्तान टीम के पास मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना कमबैक करे, अपने आप को साबित करे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे हम, मेरे ख्याल में वो उम्मीदें ठीक नहीं थी। ये टीम, अगर ये टीम आगे जाती तो ये मेरे ख्याल में एक जो अजीब बात और हैरत की बात ये होती कि ये टीम आगे गई है। जैसे खान साहब ने बात की कि एक टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ गई, जो साउथ अफ्रीका को हरा के आ गई, वो टीम आई और उस टीम को चेंज कर दिया गया, उसमें से लोग निकाल दिए। यानी क्यों निकाल दिए गए? एक शख्स है, देखे ना, ये पाकिस्तान का मसला क्या है, एक शख्स के हाथ में सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं।
यानी जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। जिस तरह की वो उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हो रही हैं तो उनसे ये लगता है कि जी वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी वो चला रहे हैं। तो एक शख्स के हाथ में तमाम चीजें जो है वो मरकूज कर दी गई। तो यही किया आकिब जावेद साहब के साथ कि उनको सिलेक्टर भी वो बन गए, कोच भी वो बन गए, पेटर्न भी वो बन गए और मोहसिन नकवी साहब के एडवाइजर भी वो बन गए। अब इतनी चीजें उनको दे दी गई और फिर वो किसी से पूछे बगैर और कोई भी किसी का मशवरा लिए बगैर उन्होंने एक टीम अनाउंस कर दी। सही पहले कहा कि चेंजेस होगी, लेकिन फिर उन्होंने एक टीम अनाउंस कर दी और कहा कि जी बस यही टीम है। तो देखिए इस तरह से तो नहीं होता ना, इस तरह से आपने फिर क्या अपना इतनी ह्यूमिलिएशन आपकी, यानी डिफेंडिंग चैंपियन है आईसीसी का और वो जो होस्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का और वो जो है वो ग्रुप स्टेज पे बाहर निकल जाता है, यानी कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। ट्रू। तो चीज ये है कि ये पाकिस्तान में ये जो एडहॉकिज्म चल रहा है ना, हर एक चीज में एडहॉकिज्म है। जी जी। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि देखें जो 99 के बाद जो कुछ भी क्रिकेट के साथ हुआ ना, आपके पास क्लब क्रिकेट खत्म होकर रह गई है। लेकिन यहाँ फेडरल बी एरिया है कराची में, फेडरल बी एरिया में कोई 150-200 के करीब ग्राउंड हुआ करते थे। अब जाके देखें वहां ग्राउंड कहाँ पे है। क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। जो नर्सरी हुआ करती थी आपने वो नर्सरी खत्म कर दी। आपका जिस तरह से पीसीबी चेयरमैन का इंतखाब हुआ करता था कि आपकी एसोसिएशन जो है वो वोटिंग किया करती थी, यहाँ पे क्या हुआ, कभी जर्नल को लाके बैठा दिया, कभी जो है किसी ब्यूरोक्रेट को लाके बैठा दिया, कभी जो है वो किसी जर्नलिस्ट को लाके बैठा दिया गया और अब जो है एक मीडिया टाइकून को लाके बैठा दिया गया। तो जब इस तरह से होगा तो फिर तो ओवरऑल जो आपकी ये जो रॉड चल रही है तो इसी तरह से चलेगी। अगर और हर दफा यही कहा जाता है, देखिए जो भी मेजर हम टूर्नामेंट हारते हैं उसके बाद यही बात होती है कि जी सर्जरी की जरूरत है, ओवरऑल की जरूरत है और हेड रोल की जरूरत है और चेंज ऑफ गार्ड की जरूरत है, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन एंड क्या होता है, एंड में वो आते हैं वही पुराने वाला नुस्खा जो है वो उस पे आके। देखिए ओवरऑल हम देखें ना, पाकिस्तान में हमेशा से हमने ये देखा है कि जी हम रॉ टैलेंट के ऊपर हमारा जो है वो ज्यादा इन्हिसार होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि क्रिकेट जो है वो इवॉल्व हो रही है, वो चेंज हो रही है। हम जो है उसके साथ साथ हम चेंज नहीं हो पाए। हम वही जो खान साहब ने बात की वो पुरानी वाली क्रिकेट लेके हम समझ रहे हैं कि उसी तरह से हम आगे जो है वो चलेंगे। तो ये जो एडहॉकिज्म है मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है। अगर हमने सीरियसली सोचना है कि हम दोबारा चैंपियन बने, हम दोबारा वर्ल्ड कप जीते, तो उसके लिए सीरियसली एफर्ट करना पड़ेगी। सीरियसली एफर्ट्स की जरूरत है। से नहीं चलेगा। ठीक है जी खालिद क़य्यूम साहब, ये तो बात दुरुस्त है, सीरियस एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है जिम्मेदार आपके ख्याल में कौन है? मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए और ख़ास तौर पर देखिए कि भारत से जो शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त हुई है, उसको कौम हज़म करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। और इसमें मुझे तो जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके अंदर एक फैसला साजी की भी जो है वो कमी नज़र आती है और उसमें टीम के अंदर भी जो है वो उस तरह आमाहंगी जो है, जो इस तरह माजी में आमाहंगी होती थी उस तरह की आमाहंगी का भी फुकदान है। और इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि पीसीबी की मैनेजमेंट भी जो है वो भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी का बाकायदा तयन होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस सर्जरी का ऐलान किया था चेयरमैन पीसीबी ने, वो सर्जरी क्यों नहीं हो सकी, और मैं समझता हूँ कि अब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है फिर लगता है कि ये सर्जरी होगी। और जिस तरह देखिए हम मानते हैं, पूरी कौम मानती है कि 117 दिन के अंदर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम जो है वो खड़ा कर दिया गया है लाहौर में भी और कराची में, और ये काम जो है वो चेयरमैन पीसीबी ने और उनकी टीम ने करके दिखाया है। और इसी तरह जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 30 साल बाद पाकिस्तान लेकर आए हैं, लेकिन लोग अब तवक्को करते हैं कि अब ये जिस तरह स्टेडियम बना है, चैंपियंस ट्रॉफी आई है, अब टीम भी बननी चाहिए और टीम पर भी जो है वो चेयरमैन पीसीबी की और पूरी मैनेजमेंट की जो है वो दरकार है। और इस तरह हमारा एक तो सेटबैक, सबसे बड़ा सेटबैक जो है अब वो तो ये बन चुका था कि फखर जमान
और साइम अयूब जो अनफिट हुए, जो आउट हुए, टीम से बाहर हुए, उसका भी एक बड़ा दचका जो है वो हमारी टीम को जो है वो लगा था। और इसके साथ साथ देखिए कि हमारी जो हुकूमतें हैं, ख्वाह वो वफाकी हुकूमतें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं, उनको भी जो है वो इस हवाले से ओनरशिप लेना होगी। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही के दौर में जो है यहाँ पर लाहौर के अंदर मनामा के करीब एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनना था। बदकिस्मती से आज तक वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो नहीं बन सका, लेकिन वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ एक कब्रिस्तान जो है वो ज़रूर बन चुका है। ये भी सवालात हैं कि हमारी हुकूमतों को भी इस पर तवज्जो देना चाहिए। और अय्याज साहब की ये बात भी दुरुस्त है, मैं इसको भी एंडोर्स करता हूँ। मेरी भी इतला ये है कि चेयरमैन पीसीबी ने जब तनकीद शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो चेयरमैन पीसीबी ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि जाएं, बैठकर फैसला करें और जो तब्दीलियां करने की जरूरत है वो तब्दीलियां करें। लेकिन 2 घंटे तक इजलास होता रहा सिलेक्शन कमेटी का, वो इस बारे में जो है वो कोई फैसला ना कर सकी। मतलब मोहसिन नकवी फिर जिम्मेदार ना हुए, उन्होंने तो मैं समझता हूँ कि ये और ज्यादा जिम्मेदार हो गए वो। और जिम्मेदार वही हुआ जिसने सिलेक्शन कमेटी बनाई है। मोहसिन नकवी के अलावा कौन जिम्मेदार है? नो होनी चाहिए। उसके बाद जब नहीं कर सके तो चेक करते इनको। अहलियत रखने वाले, सलाहियत रखने वाले जो लोग हैं वो कमेटी में शामिल होने चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह कब्जे हैं हमारी ग्राउंड्स पर, वो कब्जे हुकूमतों को खत्म कराने चाहिए। निचली सतह तक, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो है वो स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को लेकर जाना होगा। इरफान न्याजी और सुफियान मुकीम, ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे कि मैं सोच नहीं सकता था कि ये टीम में नहीं होंगे, और उनको भी निकाल दिया। वो शायद उसकी तो समझ आती है इरफान की कि उसके नाम के साथ न्याजी भी लगा हुआ है शायद, वो इसलिए पसंद नहीं आया। ये इधर भी चलेगा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्या होता है इसमें। इलियास साहब देखिए, जो आज सब तनकीद कर रहे हैं मैच के बारे में, जो पाकिस्तान इंडिया मैच या पाकिस्तान के बाहर होने से ट्रॉफी से, ये पहले भी हम इस बारे में इस तरह ही सब लोग बैठ के इस तरह ही बातें करते हैं, तनकीद करते हैं कि जी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, खिलाड़ियों ने सही नहीं खेला, किसी ना कोई वजह किसी पर डाल दी जाती है। और ये बात 4 दिन करके उसके बाद ठप कर दीजिए तो फिर बजाय कि इस्लाहात लाने के लिए उसी पुरानी प्रैक्टिस पर शुरू हो जाते हैं। सारे वही पुरानी प्रैक्टिस पर काम शुरू करते हैं, उसी तरह टीम की सिलेक्शन होती है और पता चलता है कि जी बाद में जी जब जिस दिन खेलने जाते हैं उस दिन पता चलता है जी हमारे पास बॉलिंग साइड ठीक नहीं है, बैटिंग साइड ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ है, नाम खिलाड़ियों से नहीं, देखिए टीम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस रोज, पहले एक जमाने में क्रिकेट टीम की रोज प्रैक्टिस हुआ करती थी, किसी ना किसी जगह, कभी बाग जना में या कजाफी स्टेडियम में होती थी, लोग जाके देखते करते थे। उसके बाद ना लोग, उसके बाद जो है जो टीम के डोमेस्टिक मैच होते थे उस पर टीम की जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस निकला करती थी और उन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, उनके स्कोर्स की बुनियाद पर टीम में जो सिलेक्शन होती थी वो कमेटी उस पर करती थी। अब तो सिलेक्शन कमेटी आती है, पसंद नापसंद करके जैसे मर्जी सिलेक्शन करके टीम बना दी जाती है और फिर टीम खेलती, फिर बाद में यही होता है कि टीम कुछ नहीं कर पाती। भाई इनको देखें, इनको ना गेम करवाई जाती, ना इनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, इनके स्टैमिने बने, इनको पता चले कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, किस तरह खेलना है, क्या करना है। खुद खिलाड़ी की भी जिम्मेदारी, वो चीजें जो होती है ना कि एक खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ उसने स्टैंड लेना है। आप देख लें, आपकी पूरी टीम जो स्कोर बनाने की जिस तरह स्कोर बना रही थी, आपका कप्तान इतना था और इतना डरा हुआ था, डिफेंसिव होके खेल रहा था कि विकेटें ना गिर जाएं। हाँ, अगर वो ना करता तो विकेटें फौरन गिर जानी थी और स्कोर इतना होना था 241 नहीं होना था, फिर कुछ और स्कोर होना था, फिर और शर्मिंदा होना था। तो जैसे भी था टीम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खेल रहे थे। तो बजाय कि आप देखें, आपकी होम ग्राउंड होने पर आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, बिल्कुल, लेकिन आपकी होम ग्राउंड में होने के बावजूद भी आपकी टीम का वो होम ग्राउंड, यानी कि दुबई भी हमारी होम ग्राउंड ही होती है और टूर्नामेंट भी हम ही करवा रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस वो नहीं था कि जिस तरह खिलाड़ियों का होता है कि कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो एक उसका एज होता है कि उसका खेल सके। लेकिन ये सारे बड़े डिप्रेसिव थे और दबे हुए थे और डरे हुए थे, तो फिर क्या खिलाड़ी खेलेगा। सना मीर का एक कोट कल बहुत मुझे पसंद आया। वो कह रही थी कि कह रहा था जब 100 पे 2 आउट हुए तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। तो उन्होंने कहती, मैंने उनसे कहा कि नहीं, जिस दिन ये टीम अनाउंस हुई थी उस दिन हम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए। सही, क्विकली नाज़रीन
ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल वफाकी वुज़रा की 1 साल की पार्लिमानी कारकर्दगी जारी हुई है, इसी से मुतल्लिक होगा। अब हम सवाल ये उठा रहे हैं वफाकी वुज़रा के लिए पार्लियामेंट गैर अहम क्यों है और वुज़रा की इजलास से वुज़रा इतने लाताल्लुक हैं, इसकी वजह क्या है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। प्रॉब्लम इज कि सिर्फ कार्रवाई टालने के लिए इधर आते हैं कि कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया तो हम कहते हैं बस अब वो गुजर गया, हम आगे बढ़ें। एक तो वजीरों को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है तो वो इज इक्वल टू अ मिनिस्टर। दिस इज़ नॉट द वे। नाज़रीन, गवर्नमेंट को 1 साल मुकम्मल हो गया, मौशी बेहतरी के दावे हो रहे हैं, मगर 1 साल में वफाकी काबीना की कारकर्दगी मायूस कुन रही। इस वक्त शहबाज शरीफ की काबीना में 18 वफाकी वुज़रा और वज़ीर मुमलिकत मौजूद हैं। पिलडैट ने वफाकी वुज़रा की पार्लिमानी कारकर्दगी और हाज़िरी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट जारी की है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर कारकर्दगी और ऐवान में हाज़िरी के हवाले से पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 1 साल में 157 इजलासों में से 89 इजलासों में शिरकत की और 26वीं तरमीम समेत 38 हुकूमती बिल्स की मंजूरी कराई और 17 घंटे ऐवान में उन्होंने गुफ्तगू की। दूसरे नंबर पर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ रहे, उन्होंने 69 इजलासों में शिरकत की, 5 घंटे 41 मिनट पार्लियामेंट में खिताब किया। मगर उनके अलावा दीगर वुज़रा की कारकर्दगी और हाज़िरी इंतहाई मायूस कुन नजर आई, जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर आवाज़ उठाई जा रही है। इजलासों से की धमकियां भी दी गई। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को खुद ऐवान में आना पड़ा और उन्हें यकीन दहानियां करानी पड़ी। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट बहुत अहम होती है, लेकिन हमारे इस जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट गैर अहम क्यों हो रही है? वफाकी वुज़रा इजलासों में जाने से कतराते क्यों हैं? वजह क्या है आमिर साहब? देखें, यही असल मसला है कि हिज़्ब इख्तलाफ गायब है और हुकूमत को परवाह नहीं है कि उन्हें पता है कि जब हमने बिल पास कराने हैं हिज़्ब इख्तलाफ हमारे साथ सहूलतकारी करेगी, शोर करेगी और बाइकआउट कर जाएगी, तकरीरें नहीं करेगी, बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं देगी। जैसे तनख्वाहों का इशू होता है कि शोर मचाया और बाहर चले गए और पीछे से गवर्नमेंट ने बिल पास कर लिए। तो जब हर चीज़ पे कटौती की तहरीक आए, जैसे बजट का अगर आ रहा है, अगर आप सवालात सही डालें और उनके ऊपर खड़े हो जाएं, फिर ये वज़ीर सारे फंस जाते हैं। बेशर्मी है हुकूमत की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि सेनेट में तो बिल्कुल ही नहीं होते। रोज़ाना की बुनियाद पे चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन या जो भी चेयर कर रहा होता है उसको ये मसला होता है कि जी एक वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं जवाब देने के लिए। वो कौमी असम्बली में भी मौजूद है और नंबर 1 भी इसीलिए वो आ रहे हैं कि वो एक पार्लिमानी सिस्टम में रह के उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर नंबर 2 पे ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं जो 3-4 पोर्टफोलियो के साथ अच्छी कारकर्दगी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर 18 वज़ीर हैं तो 18 के 18 की ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी जिम्मेदारी है कि एक तो वो खुद भी आए, दूसरे सेशन के साथ मीटिंग ना रखें। प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं जिसकी वजह से वुज़रा अंगेज रहते हैं। ये तो बड़ा मसला बन चुका हुआ है, पूरी गवर्नमेंट के लिए बन चुका हुआ है। इन्हें सोचना चाहिए कि कारकर्दगी दिखाने के लिए वुज़रा अगर होंगे, आप प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करें, चंद लोगों को बुलाएं, मीटिंग उस टाइम ना रखें जब सेशन रख रहे हैं और लोगों को पाबंद करें कि अरकान असेंबली के भी काम करें। आम आदमी के लिए अपने हल्के में तो आप चले जाते हैं जहां पे वो हल्के का ही बंदा मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। लेकिन ये पार्लिमानी सिस्टम है, जो मर्जी कहें यहाँ पे आपको हाजिरी बनानी चाहिए, जवाब भी प्रॉपर देने चाहिए और तैयारी करके आनी चाहिए। जी आया साहब, देखिए ये वो लॉट है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इमरान खान पे इसलिए तनकीद करती थी कि वो पार्लिमानी रिवायात का ख्याल नहीं रखता, वो पार्लियामेंट में नहीं आता और हम पार्लियामेंट की उसके लिए बालादस्ती के लिए ये दिन रात परेशान हुए होते थे, वो हलकान हुए होते थे कि जी पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दी जा रही और हम पार्लियामेंट को इज्जत देंगे। और ये इज्जत आप देख रही हैं अल्लाह के फजल से, इससे ज़्यादा और इज्जत क्या दी जा सकती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट की धमकी दी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबसे ज़्यादा तनकीद किया करते थे। वुज़रा को आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आके उस कहते हैं यार फजूल काम है, ये बाकी मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने ये फंक्शन में जाना है, वो चले जाएं, कहीं बाहर के दौरे कर लें। मतलब वो जाहिर है ये दौर ही ऐसा ना, जैसे इस वक्त भी अल्लाह के फजल से वो जो दुबई हमारे चेयरमैन पीसीबी गए तो बेशुमार लोग मुझे नजर आ रहे थे वहाँ गए में। मतलब दुबई लगी है ना सारे लोगों दी है ना की रोड परेशान होंगी। फिर इनको ये भी पता है कि हम अवाम के वोटों से तो आए नहीं, अवाम के वोटों से आया हुआ जो रुकने पार्लियामेंट है ना, वो आके बैठता भी है और वो जवाब भी देता है। तो जब अवाम को जवाब दे ही नहीं है तो फिर पार्लियामेंट में आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी खालिद क़य्यूम साहब, देखिए ये दुरुस्त बात है कि इस वक्त हुकूमत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो हमेशा
जो है वो याद रहती है। जब 2014 का धरना था जी जी। तो उस वक्त भी जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातें जो हैं वो डट कर खड़ी थी और पार्लियामेंट की बालादस्ती की आवाज़ उठा रही थी। और जब साबिक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के दौर में अदलिया को हिट किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट की बालादस्ती का मामला ये दोनों जमातें उठा रही थी। ठीक। और इसके अलावा जब भी अदलिया को जो है वो कोई पैगाम देना हो, सख्त पैगाम देना हो, तो उस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो हमेशा आगे रही है। और जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी तो उस वक्त भी पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो सरफरिस्त थी, याद थी। लेकिन अगर आप हाजिरी देखें और पार्लियामानी कारकर्दगी आप देखें तो उसमें जो है जो इत्तेहादी जमात है, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पर नून लीग के साथ आवाज उठाने वाली जमात पीपल्स पार्टी है, वो भी प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है। तो इस रवैये पर भी जो है हुकूमत को गौर करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी सवाल पे नवीद साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में वफाकी वज़रा के लिए पार्लियामेंट गैर अहम क्यों है? अच्छा दुआ, हमने लॉ मिनिस्टर साहब की बात की कि सबसे ज़्यादा सेशन उन्होंने अटेंड किए और उन्होंने 17 घंटे बात की, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो दूसरे नंबर पे थे और उन्होंने कोई 5.5 घंटे बात की। और मज़े की बात यह है कि तीसरे नंबर पे आने वाले जो सबसे ज़्यादा जो सिटिंग जिन्होंने अटेंड की वो हमारे मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। उन्होंने 43% जो सेशन अटेंड किए, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो टोटल 30 या 31 मिनट जो है वो ईवान में बोले हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है वो सिर्फ 10 सेटिंग में बैठे हैं, 157 में से 10 सेटिंग में बैठे हैं और सिर्फ 12 मिनट उन्होंने जो है वो बात की है। बहुत इससे ओवरऑल हमें जो है वो एक बात का तो अंदाजा होता है ना कि इस गवर्नमेंट के पास, बिकॉज इसके पास लोगों का मैंडेट नहीं है, इनको तो मैंडेट दिलवाया गया है। तो इन्होंने ये जितनी भी, यानी ये जो 38 गवर्नमेंट बिल इन्होंने पास किए हैं, ये भी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में मेरे ख्याल में ये एक रिकॉर्ड है कि पहले साल में इतने बिल जो है वो किसी गवर्नमेंट ने पास किए। लेकिन इन बिलों में ये देखा जाए कि अवाम के मफाद आमा की कानून साजी जो है वो कितनी हुई है जी। तो वो मफाद आमा की कानून साजी क्यों करें? बिकॉज वो जवाब दे नहीं है आवाम को। उनको पता है कि मैंडेट तो किसी और पार्टी को दिया गया, हमें तो दिलवाया गया। तो जिन्होंने दिया है ये उन्हीं के मफाद की कानून साजी करेंगे। और ये फिर जो है वो कोई जो है वो हैरान कुन बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसे लगता है कि लॉ मिनिस्टर साहब वाइड शख्स थे जो कि पार्लियामान में बोल रहे थे, जो पार्लियामान के सेशन अटेंड कर रहे थे, बिकॉज बाकियों को तो जो है उनको तो इसकी कोई परवाह नहीं थी। सही जी। इलियास साहब, देखिए लॉ मिनिस्टर्स के सबसे ज़्यादा तो जो 26वीं तरमीम है उसके लिए बड़ा उन्होंने काम किया, जाहिर है काम तो उन्होंने किया। उसके अलावा वो बैठे होते हैं, हर क्वेश्चन के जवाब देते हैं, तो कारकर्दगी तो देखनी चाहिए। जो सारे हैं जो बोलते तो बहुत कम है, बाकी ऐवान में बस यही रहते हैं। अब ये देखें हल्कों में जाहिर है ये अपने मिलने नहीं जाते, फिर इनके काम भी नहीं, जो अदारे हैं जो इनके अपने अदारे हैं वो भी इनके काम नहीं करते। आप देख लें कई मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो बड़े परेशान हैं कि उनको कहते हैं फेडरल मिनिस्टर वगैरह, किसी को काम कहते हैं तो उसका कोई काम भी नहीं करता, ना कोई बात सुनता है। आप देख लें इतनी बड़ी जो रेलवे की मिनिस्ट्री है उसका अभी तक कोई मजीद नहीं आया। तो इस तरह ये है। वैसे ही पता नहीं कैसे गवर्नमेंट बेबस किस्म की गवर्नमेंट है जो चल रही है, लेकिन चल रही है और अपना काम करती जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट को तो आप देखेंगे जिस तरह के काम किस तरह किया उन्होंने, कैसे कर रही है, इस तरह ही सिस्टम चल रहा है कि जैसे, तो अब वो यही देख रहे हैं कि सिस्टम को किस तरह, ये तो माइनॉरिटीज का मिनिस्टर नहीं है, अपनी एक सर्वे करके अंदाजा करें जी। सबसे ज्यादा बोलना तो चाहिए, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर को बोलना चाहिए जिसको सबको जवाब देने बोल रहे होते हैं इधर उधर, जिसने बात की वो इधर उधर बोलते हैं। सबसे ज्यादा आवाम के अंदर में जाके सबसे ज्यादा आवाम के अंदर जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बैठते हैं सेनेट में और कौमी असेंबली में, लेकिन उनको कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। चलें ठीक है जी, वक्त खत्म। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज की एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।